नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यह एक सीरीज प्रारंभ की गई है। यह सीरीज मूलतः यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोज़ में सन 2022, सन 2021, सन 2020 तथा सन 2019 के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। इसमें हम सन 2020 तक के पूर्व के वीडियोस में प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं। अभी हम 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1 का आज 4th क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 3rd क्वेश्चन तक हम पूर्व के वीडियोस में कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन जो होता है संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। हालांकि इसमें अन्य विषयों से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कथा, आख्यायिका, कवि, महाकाव्य, नाटक इत्यादि से भी इसमें प्रश्न बन सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इसके साहित्य से ही संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको इस प्रश्न के विषय में बता देती हूँ। देखिए, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। पेपर 1 में मूलतः 2 प्रश्न कंपल्सरी होते हैं, मतलब कि मैंडेटरी है कि आपको ये अटेम्प्ट करने ही होंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1, ठीक है, जो कि व्याकरण से संबंधित होता है, तथा क्वेश्चन 5 जो ऐसे से संबंधित है। ये दोनों प्रश्न आपको संस्कृत भाषा में करने होते हैं और कंपल्सरी होते हैं। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। आपको चूज करना होता है कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी करके नाम से पेपर को डिवाइड किया जाता है। इसमें से एक सेक्शन में से एटलीस्ट आपको 2 प्रश्न अटेम्प्ट करने ही होते हैं। बाकी के 3 आप दूसरे में से कर सकते हैं, या 3 पहले में से भी कर सकते हैं और 2 बी वाले में से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बट मैंडेटरी है कि सेक्शन ए में से आपको 2 प्रश्न एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही करने होंगे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर सेक्शन ए की बात कर रहे हैं हम। इसमें एक क्वेश्चन संख्या 1 तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2, 3 अथवा 4 में से एक चूज करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको बात बताई सामान्य सी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, और आपको समझ नहीं आई ना तो इसको आप दोबारा रीस्टार्ट करके रिप्ले करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की, जो कि आपके लिए ऑप्शनल है। आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है। तो इसमें प्रश्न है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्न समाधेय, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों को उत्तर करना है, इनका समाधान करना है। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकरणस्य लक्षणं विलिख्य कस्य अपि एकस्य संस्कृत प्रकरणस्य रूपकस्य भेदः समीक्षा विधीयताम्। अर्थात प्रकरण के लक्षण को लिख करके किसी भी एक संस्कृत प्रकरण अथवा रूपक के भेद की समीक्षा आपको प्रस्तुत करनी है। देखिए, बात करते हैं हम पहले तो काव्य की। संस्कृत साहित्य में काव्य के 2 भेद होते हैं। जैसे ये काव्य है, आपने काव्य नाम सुना है संस्कृत में, इसके 2 भेद हैं। एक तो हो गया दृश्य काव्य और दूसरा हो गया श्रव्य काव्य। ठीक है, जिसको सुना जाता है, और दृश्य मतलब जिसको देखा जाता है। तो श्रव्य काव्य को रूपक भी कहा गया है। ठीक है, श्रव्य काव्य को रूपक भी कहा गया है, और इसके विषय में आचार्यों ने रूप के 10 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 10 भेद बताए हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक ना इस प्रश्न से संबंधित सामान्य बात बता रही हूँ, जो कि ये समझ लेंगे ना तो ये प्रश्न आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, काव्य आप समझ गए 2 भागों में विभक्त हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। 2 प्रकार के काव्य होते हैं। इसमें श्रव्य काव्य को ही रूपक माना गया है। रूपक जो है मूलतः रूप के 10 भेद बताए गए हैं। ठीक है, रूप के 10 भेद बताए हैं आचार्यों ने, और कहा है, नाटकम स प्रकरणम भाण प्रहसनम डीमः व्यायोगः संवकारो वित्थि इहा मृग इति। ठीक है, तो इस प्रकार से नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग,
ठीक है, समवकार, वित्थि, इहा, मृग इत्यादि 10 भेद होते हैं। किसके? रूपक के। चूंकि यहाँ पर रूपक श्रव्य को बोला गया है ना, तो रूपक के 10 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि रूपक के भेद बताने हैं, तो वो 10 भेद आप बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकरण नाम आ रहा है, तो इसके 10 रूपक के 10 भेदों में जो 10 भेद है उसका दूसरा भेद है प्रकरण। पहला भेद है नाटक, ठीक है, और दूसरा भेद है प्रकरण। तो प्रकरण के विषय में यहाँ पर बताना है कि प्रकरण का लक्षण लिख करके किसी भी एक संस्कृत प्रकरण अथवा रूपक का भेद बताना है। तो रूपक के भेद आप यहाँ आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि नाटक हो गया, प्रकरण हो गया, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वित्थि, ईहा, मृग इत्यादि। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो सामान्य सी बात मैंने आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, 10 रूपक में ये बात कही गई है कि इसके 10 जो है भेद है, उसमें से आपका यहाँ पर प्रकरण जो नाम आया है ना, ये 10 भेदों में से दूसरा भेद है। तो इस प्रकरण का लक्षण आपको प्रस्तुत करना है। प्रकरण क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, प्रकरण जो कि कवि की कल्पना पर आधारित होता है या कवि कल्पित होता है। ठीक है, और इसमें अमात्य, विप्र और वणिक में से कोई एक नायक रखा जाता है या एक नायक होता है जो कि कैसा होता है? धीर प्रशांत होता है, धीर प्रशांत होता है। देखिए, नायक की कोटियों के विषय में बात करें तो नायक के 4 प्रकार बताए गए हैं 10 रूपक में: धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत और धीर उदात्त। ठीक है, तो धीर प्रशांत होता है अर्थात तो धैर्यशाली होता है, उसे धर्म, अर्थ और काम में तत्पर रहना बताया गया है कि वो धर्म, अर्थ, काम में संलग्न रहता है, परंतु उसकी कार्य सिद्धि विघ्नों से युक्त होती है। अर्थात जब वो कोई भी कार्य करने लगता है या करता है तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आ ही जाते हैं। ठीक है, जैसे बात करें, कोई भी नायक ले लीजिए आप, राम ले लीजिए। ठीक है, तो राम की जो जीवन यात्रा रही उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आए ही आए हैं। ठीक है, भले ही वो भगवान का रूप थे किंतु ऐसा नहीं है कि विघ्न नहीं आते हैं। नायक अगर है और धर्म, अर्थ, काम की किसी भी एक रूप की सिद्धि की जानी है तो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न तो उत्पन्न होगा ही होगा, किंतु उसका हल भी होता ही है। तो प्रकरण के नायक में बात करें तो मूलतः 2 नायिकाएं होती है, एक तो होती है कुल स्त्री और दूसरी होती है वेश्या। आप चाहें तो इन चीज़ों को मैं जैसे बोल रही हूँ ना वैसे लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ लिख तो नहीं पाऊंगी क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं एक रफ कार्य के रूप में। ठीक है, तो नायिकाएं 2 प्रकार की है, कुल स्त्री और वेश्या। किसी प्रकरण में केवल कुलीन नारी ही होती है और किसी में केवल वेश्या और किसी में कुलीन नारी और वेश्या दोनों ही होती है। तो जैसे हम बात करें मृच्छकटिकम की, तो मृच्छकटिकम में 2 प्रकार की नायिकाएं हैं, एक तो कुल स्त्री जो कि दूता है और दूसरी वेश्या जो कि गणिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों भी उपस्थित हो सकती है और दोनों में से एक भी हो सकती है, चाहे वो कुलीन हो अथवा वेश्या हो, डजेंट मैटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुलीन नारी जो है आभ्यंतर होती है और वेश्या जो है बाह्य नायिका होती है। आभ्यंतर का मतलब है वो उसकी धर्म पत्नी होती है, नायक की धर्म पत्नी कौन होती है? कुल स्त्री। ठीक है, और बाह्य जिसका उसके साथ में प्रेम प्रसंग हो। तो मतलब ये है कि दूसरी जो नायिका है बाहरी, वो उसके प्रेम से संबंधित होती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर प्रकरण के विषय में बताया है और मृच्छकटिकम का एक उदाहरण आपको प्रस्तुत किया है। चूँकि मृच्छकटिकम क्या है? एक प्रकार का प्रकरण ही है। अब प्रकरण में क्या अंतर होता है? देखिए, नाटक का लक्षण, एक लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नाटक में अंक होते हैं वैसे ही प्रकरण में भी होते हैं। तो नाटक में अंकों की संख्या निर्धारित है कि वे 5 से 10 के बीच में अंक होंगे नाटक में। ठीक है, 5 और 10 के बीच में ही देखने को मिलते होंगे, चाहे वो उत्तरामचरितम हुआ। ठीक है, इसके अलावा और भी नाटक है, स्वप्नवास वदितम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो नाटकों में आप अंक देखेंगे वो 5 से 10 के मध्य की संख्या पर आधारित हैं। उसी प्रकार से अगर हम प्रकरण की बात करें दोस्तों, तो प्रकरण में मूलतः 10 अंक होते हैं। ठीक है, 10 अंक होते हैं। तो इसमें प्रकरण का उदाहरण आप दे सकते हैं मृच्छकटिकम।
तो उसके लक्षण के रूप में आप उसका मतलब प्रकरण का लक्षण देते हुए मृच्छकटिकम का उदाहरण बता सकते हैं। उदाहरण सहित आपको प्रस्तुत करनी है सारी चीज़ें, ऐसे ही नहीं बता देना है, ठीक है। और रूपक के भेद मैंने आपको बता दिए। पहले आप रूपक के भेद बताते हैं तो 10 भेद बता दीजिए, उसमें से दूसरा भेद है प्रकरण, और प्रकरण का क्या लक्षण होता है, वही चीज़ आपको इस प्रश्न में प्रस्तुत करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने इस व्याख्यान को ठीक प्रकार से सुना है ना, तो इस प्रश्न को लिखने में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत दूसरा उप प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये कथा आख्यायिकयोः को भेदः कस्य अपि एकस्याः आख्यायिकायाः वैशिष्ट्यं विवेचनीयम्। अर्थात संस्कृत साहित्य में कथा और आख्यायिका का के क्या भेद हैं, और उसमें ये एक प्रश्न तो यहाँ कंप्लीट हो गया, आपको क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है, आपको ऐसे समझना है। तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा है इसमें कि कस्य अपि एकस्याः आख्यायिकायाः वैशिष्ट्यं विवेचनम। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि संस्कृत साहित्य में कथा और आख्यायिका के मध्य क्या भेद है। मतलब भेद का मतलब हो गया अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। कथा और आख्यायिका में क्या डिफरेंस है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं वो कि किसी भी एक आख्यायिका की विशेषता बतानी। पहले तो अंतर स्पष्ट करना है, फिर किसी एक आख्यायिका की विशेषता बतानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कथा और आख्यायिका 2 शब्द आए हैं, इसको पकड़िए। ये दोनों शब्द जो है गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि गद्य काव्य की ये 2 विधाएं हैं, कथा और आख्यायिका। कथा भी गद्य शैली में ही होती है और आख्यायिका भी गद्य शैली में ही होती है, यानी कि दोनों समान वर्ण की समान जाति की विधाएं हैं, ठीक है। समान वर्ण की विधा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कथा की विशेषता बताइए। कथा के विषय में आप बता सकते हैं कि कथा कवि कल्पित होती है, यानी कि कवि की कल्पना पर आधारित होती है। उसी प्रकार से आख्यायिका जो है इतिहास प्रसिद्ध होती है, यानी कि इतिहास पर आधारित होती है। ये किसी की कथा मतलब किसी की कल्पना पर गढ़ित नहीं होती है। ये इतिहास प्रधान जो कोई घटना होती है ना, उस पर निहित होती है, उस पर लिखी गई जो कृति है वो आख्यायिका कहलाती है। उम्मीद करती हूँ ये अंतर आपको समझ में आया होगा। दूसरा, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कथा कवि के वचनों में समाहित होती है, यानी कि कवि के द्वारा ही ये वचन गढ़े जाते हैं कथा के। चूँकि उसी की कल्पना है तो उसी के द्वारा वचन बनाए जाएंगे कि कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। जबकि आख्यायिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आख्यायिका में नायक जो होता है, नायक ही वक्ता होता है। मतलब कि नायक ही अपनी कथा को कह रहा होता है, न कि कवि द्वारा वो कही गई होती है। तो नायक जो है, मतलब कवि का मतलब यहाँ पर ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि आख्यायिका में नायक ही अपनी मुख से कथा को बताता है, जबकि कथा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कथा में कोई और ही सदस्य होता है जो बताता है कि कथा का मुख्य है, कथा का ये अंतिम भाग है, इस प्रकार से। किंतु आख्यायिका में नायक ही अपनी कथा को अपने मुख से कहता है, और इस प्रकार से उसको आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो कथा है वो उच्छ्वासों में विभक्त होती है। कथा उच्छ्वासों में विभक्त होती है, ठीक है। और हम बात करें आख्यायिका की, तो आख्यायिका एक भावी घटना पर आधारित होती है, जिसमें वक्तृ, ठीक है, वक्तृः और अपवक्तृः छंद से सूचित की जाती है। मतलब कि इसमें श्लोक भी निहित होते हैं, कहीं ना कहीं आपको श्लोक भी मिलेंगे। और जबकि कथा की हम बात करें तो इसमें श्लोक नहीं होते हैं। ऐसे कहते हैं श्लोकाः न प्रयुज्यन्ते, ठीक है। कथा के विषय में ऐसे कहा जाता है कि श्लोका न प्रयुज्यन्ते, अर्थात कथा में श्लोकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पूरी कथा गद्य शैली में ही निहित होती है, जबकि आख्यायिका में ऐसा नहीं होता है। आख्यायिका में कहीं कहीं आपको छंदों में निबद्ध श्लोक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से कथा जो है गद्य में ही होती है, किंतु आख्यायिका जो है गद्य में तो होती ही है, कहीं ना कहीं आपको पद्य यथार्थ श्लोक भी देखने को मिल ही जाते हैं। और ये संस्कृत भाषा में होती है,
कथा संस्कृत भाषा में ही अथवा प्राकृत भाषा में निहित होती है, और आख्यायिका केवल संस्कृत भाषा में होती है, केवल संस्कृत में। ठीक है, ये एक ही भाषा में होती है आख्यायिका, केवल संस्कृत में, जबकि कथा जो है संस्कृत में तो होती ही है, ये प्राकृत भाषा में भी हो सकती है। ये मैंने आपको दोनों के मध्य अंतर बताए हैं, आपने इनको लिखा होगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, पहले तो आप लिख दीजिए एक साइड में कथा और दूसरी साइड में आख्यायिका। ठीक है, ऐसा करके आप एक डायग्राम बना करके उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही मैंने पेन चला दिया है, बट आपको वैसा नहीं करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरीके से आप लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। मतलब दोनों को साथ में आप भेद बताने ना, तो अंतर स्पष्ट करना है। तो हमने यहाँ तक तो प्रश्न को हल कर लिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कथा और आख्यायिका में क्या भेद है। अगला वो कह रहे हैं कि कश्यप एकस्यः आख्यायिका वैशिष्ट्यम विवेचनम, अर्थात किसी एक आख्यायिका की क्या करनी है, आपको विशेषता भी बतानी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं हर्षचरितम के विषय में, दश कुमार चरितम हुआ। ठीक है, हर्षचरितम महाकवि बाणभट्ट की रचना है, जो कि 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, एक गद्य कृति है, 8 उच्छ्वासों में विभक्त एक गद्य कृति है, और ये मूलतः सम्राट हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर आधारित है, यानी कि जीवन पर आधारित है आख्यायिका है। जैसा मैंने आपको बताया कि आख्यायिका इतिहास प्रसिद्ध होती है, तो इतिहास की घटनाओं पर आधारित होती है। उसी प्रकार से हर्षचरितम जो आख्यायिका है यह राजा हर्षवर्धन की, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा। ठीक है, तो इसके विषय में आप बता सकते हैं। और भी 10 रूपक है, 10 रूपक नहीं, 10 कुमार चरितम, तो इनके विषय में आप इनकी विशेषताएं बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या होता है, किनकी क्या क्या विशेषताएं वो। ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों मैं पूर्व के वीडियोस में सोल्व करवा चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप पूर्व की वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। जहाँ वो मैं चीज़ें बता चुकी हूँ ना, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, मतलब मैं उनको रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए आप पहले वाले वीडियोज़ को तो ज़रूर ही देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न रिपीट, कुछ के बहुत कुछ प्रश्न रिपीट होंगे। संस्कृत साहित्य एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं पूछी जाती, सारी चीज़ें वही पूछी गई हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो उन प्रश्नों को जो मैं पहले हल करवा चुकी हूँ उनको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ही ले लीजिए। अगला है अलंकार संप्रदायम अभिलक्ष्य निबंधो लेख्यः। अलंकार संप्रदाय के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास के दौरान भी बता चुकी हूँ कि अलंकार संप्रदाय कहाँ से किससे संबंधित है, इसके आचार्य कौन है, प्रवर्तक, जैसे कि भामा 6ठी शताब्दी के हैं, ग्रंथ है उनका काव्य अलंकार। भामा ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषण तत्व माना है और कहा है कि न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। आप लिख भी सकते हैं इसको, न कांतम अपि, लिख ही लीजिए, आप आंसर में कोट भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। विभूषणम विभाति वनिता मुखम। ठीक है, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा को सुशोभित नहीं होता है, यह शोभा नहीं पाता है। इस प्रकार से इस पंक्ति का ये तात्पर्य है, और ये कही है भामा ने। ठीक है, भामा ने अलंकार को काव्य का एक आभूषण तत्व माना है, आवश्यक तत्व माना है, और ये कहा है कि न कांतम अपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकता है जिस प्रकार से किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकार के शोभा को प्राप्त नहीं होता है। और इसी प्रकार से अन्य आचार्यों ने अपने अपने लक्षण बताए हैं अलंकार के विषय में।
वो अलंकार को अपनी अपनी परिभाषा मतलब अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनके विषय में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उन्होंने किस तरीके से अलंकार को प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ दंडी की, तो दंडी ने भी सर्वप्रथम अलंकार शब्द को परिभाषित किया है और कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। प्रचक्षते मतलब कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वामन ने भी कहा है, वामन ने गुण को काव्य में नित्य और अलंकार को अनित्य स्थान दिया है और कहते हैं कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणाः, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः। ठीक है, मैं बताती हूँ तो आप इनको लिख लिया भी कीजिए, ज़्यादा मतलब आप आंसर्स में कोट कर सकते हैं। ये वामन द्वारा कहा गया है, तो ये अलंकार के विषय में कहते हैं। उसी प्रकार से काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी कहते हैं और यहाँ पर मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ ये। तो इस प्रकार से आपको अलंकार संप्रदाय के विषय में बताना है, एक निबंध लिखना है कि अलंकार संप्रदाय क्या होता है। ठीक है, और अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है, उन्होंने किस तरीके से अलंकार संप्रदाय को प्रस्तुत किया है, इसकी परिभाषा क्या दी है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और ये चीज़ें कोई नई नहीं है, ये प्रश्न नया नहीं है जो मैं आपको कोई अलग ही इसमें स्पेशल बताऊँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिपीटेड हैं, तो बता चुके हैं, है ना। तो उसमें ज़्यादा आपको चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस लेक्चर को सुनने का भी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, उससे तो बेटर है कि आप सुनिए ही नहीं। तो सुन रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इन आंसर्स को लिखने का प्रयास करेंगे। भले ही गंदा आंसर लिखिए, बट लिखिए, कैसा भी आंसर हो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो समझ गए होंगे। और इसी वाणी के साथ में मैं इसी श्रृंखला में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।